Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the sexually transmitted diseases जिन्हें हम शॉर्ट में STD भी कहते हैं। तो STD डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, इन सब सारी इनके बारे में, इनका जो पैथोजेनेसिस है, इनका इलाज है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो एसटीडी क्या होती हैं? एसटीडीज क्या होती हैं? डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एसटीडीज। मतलब ऐसी डिजीजेज जो जिनका ट्रांसमिशन कब होता है? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तब इनका जब ट्रांसफर होता है। ऐसी डिजीज का जब ट्रांसफर होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन्हें दूसरा टर्म भी देते हैं, वेनेरियल डिजीजेस कहते हैं, या शॉर्ट में वीडी कहते हैं, या एक और टर्म भी दे सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। मतलब ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी, या इन्हें शॉर्ट में आरटीआई भी कह सकते हैं। बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे हो गया गोनोरिया हो गया, या सेफलिस हो गया, जेनाइटल हर्पस हो गया, क्लेमाइडियसिस हो गया, जेनाइटल वार्ड्स हो गया, या ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर इज एचआईवी। सबसे ज्यादा जो डिस्कस किया जाता है, जैसे हम एसटीडीज की बात करें तो सबसे पहले नाम किसका आता है? एचआईवी का आता है, या एड्स का आता है। तो एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ वायरस होता है, जो क्या करता है, जो जब ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, तब उसके इम्यून सिस्टम पे ये आक्रमण करता है, उसका इम्यून सिस्टम एकदम वीक कर देता है। अब जब इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाएगा, तब उसके अंदर जितने भी एंटीबॉडीज होती हैं, या ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किसी भी पैथोजन से लड़ने के लिए एक एबिलिटी रखते हैं, तो इम्यून सिस्टम तो लॉस हो गया उसका। तब क्या हो? कोई भी पैथोजन आके उसको इन्फेक्ट कर देगा। इसलिए एड्स हो जाने के बाद आदमी को, या किसी भी इंडिविजुअल को जिसको एचआईवी हो जाता है, उसको और भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, और वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, और फाइनली डेथ भी हो सकती है इससे। Among these, HIV infection is most dangerous and is discussed in detail in chapter 8। इससे पहले मतलब चैप्टर 8 के बारे में हम आगे बात करेंगे, जो HIV बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर हम उसका ओनली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि हम एसडीडी की बात कर रहे हैं, यहाँ एसटीडीज की बात कर रहे हैं, यहाँ एचआईवी की हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, जब एचआईवी का फुल डिटेल देखेंगे, तब उसमें उसका स्ट्रक्चर, उसकी पैथोजेनिसिटी, उसका इलाज कैसे होता है, ये सभी चीजें हम वहाँ देखेंगे। ओके, some of these infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by the sharing of the injection needle। अब बहुत जगह क्या होता है, जैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, या ब्लड डोनेट करना, एक लोग डोनेट करते हैं, दूसरा रिसीव करता है। तब क्या होता है, बहुत लापरवाही के कारण क्या होता है, जो इंजेक्शन की जो नीडल्स होती हैं, यूज्ड वाली अगर फिर से यूज कर दी गई किसी भी इन्फेक्ट, मान लो कोई ऐसा आदमी आया, कोई ऐसा पीपल आया जिसके अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन है, अब उसको वो नीडल लगाई गई, उससे ब्लड लिया गया। अब वही निडिल अगर किसी नॉर्मल मेल या फीमेल के अंदर इंजेक्ट करी जाएगी, तब क्या होगा? एचआईवी का इन्फेक्शन वहां उसको कॉज कर देगा, एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाएगा उसको। तो क्या होगा? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि हमेशा नई निडिल या एकदम न्यू निडिल का प्रयोग होना चाहिए। With infected person, transfusion of blood or form of the infected mother to the fetus too। अब इसमें क्या होता है, मदर से, अगर मदर को एचआईवी का इन्फेक्शन है, या किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एक इन्फेक्शन है, तो उसको उसके चाइल्ड को भी हो जाएगी, या फीटस में भी हो जाएगा। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पस एंड एचआईवी इन्फेक्शन, तीन ऐसी डिजीज होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनाइटल हर्पस हो गया, हर्पीज हो गया, या एचआईवी इन्फेक्शन हो गया। बाकी जितनी अदर डिजीजेज होती हैं वो क्यूरेबल डिजीज होती हैं, उनका इलाज है, वो उनका क्योर किया जा सकता है।
लेकिन एचआईवी का अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, या हेपेटाइटिस बी की कोई वैक्सीन नहीं बनी है जिसको जो उस एचआईवी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके या खत्म कर सके। ओके। Early symptoms of the most of these the minor and include itching, fluid discharge, slight pain होगा, swelling हो जाएगी in the genital region। अर्ली सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? माइनर सिम्टम्स कौन से हैं? ईचिंग हो जाएगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा जेनाइटल पार्ट से, हल्का फुल्का दर्द भी होगा, स्वेलिंग आएगी। ये ये सभी सिम्टम्स कहाँ दिखेंगे? ये जेनाइटल पार्ट में दिखेंगे या जेनाइटल रीजन में दिखेंगे। Infected female may often be asymptomatic and hence may remain undetected for a long। तो जो फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है? एसिम्टोमेटिक डिजीजेज ये हो सकती है, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ये इनका इलाज करवाया जाएगा तो उसमें डिटेक्ट हो सकता है। ओके। Options are less significant symptoms in the early stage of the infection and social stigma attached to the STDs deter the infected person from going for a timely detection and proper treatment। अब इसमें क्या है कि अगर अर्ली स्टेज में अगर इसका इलाज करवाया जाए, इसका चेकअप करवाया जाए, तब एसटीडी को हम देख सकते हैं या डिटेक्ट करवा सकते हैं। अगर लगातार कंटिन्यूअसली हमें करवाना भी चाहिए चेकअप, तो चेकअप से क्या होगा? एसटीडी का पता चल सकता है जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं। ओके। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर। लेकिन अगर बहुत दिन तक नहीं कराया गया तो क्या होगा? जब पुरानी डिजीज हो गई या क्रोनिक फेज में पहुंच गई तब तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन काज करेगी, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज जैसे पीआईडी हो गया, एबॉर्शंस भी हो सकता है फीमेल्स में, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, या प्रेगनेंसी हो भी गई तो क्या बच्चा कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, ये हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और बहुत ज्यादा पुराना हो गया तो क्या होगा? कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। STDs are a major threat to a healthy society। और ये बहुत मतलब एक बहुत बड़ा इशू है STDs, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, हेल्दी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs। जैसे कि सरकार भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है इसको अवेयर रहने के लिए इसके बारे में, तो अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी होता है और हमेशा कंटिन्यूअसली अल्टरनेशन में, जैसे हर तीसरे महीने या साल में 2 बार चेकअप करवा लेने चाहिए इन सभी चीज़ों को, जिनके अंदर ये छोटे मोटे सिम्टम्स हमेशा के लिए दिखते रहते हैं। ओके। जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी हो गया, एबॉर्शंस हो जा रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही, तो उनको ये सारे चेकअप करवाने चाहिए। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to very high among persons in the age group of the 15 to 24, the age group to which you also belong। जो 12th में बच्चे होते हैं वो लगभग 15 से 24 के बीच में हो सकते हैं, और उससे कम ही के होते हैं, लगभग 17 से 18 साल के होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिटेक्शन इन सारी डिजीज का होता है, क्योंकि ये वो क्या होते हैं? वो अवेयर नहीं होते इन सारी चीज़ों से। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। अगर क्योंकि घबराने की कोई जरूरत नहीं, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रिवेंशन पॉसिबल है। प्रिवेंशन आप करेंगे तो डिजीज से बचा जा सकता है। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाई फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। तो कोई भी है तो अगर ये फॉलोइंग जो आगे के नीचे रीजन दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर उनको फॉलो करता है तब वो बच सकता है। जैसे HIV हो गया, गोनोरिया हो गया, बहुत सारी डिजीजेस हैं, उनसे बचा जा सकता है। जैसे अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर,
अननोन पार्टनर से सेक्स को अवॉइड किया जाए और मल्टीपल पार्टनर से भी सेक्स ना किया जाए। ओके, ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, और क्वाइटस के पहले मेल को क्या चाहिए कि कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कर ले। In case of doubt, one should go to the qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with the disease. और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि हाँ मुझमें ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तब आप कोई किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और चेकअप करवाइए, उसको दिखाइए। और अगर उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो ट्रीटमेंट करवाइए, अगर डायग्नोज हो जा रहा है डिजीज। ठीक। फिर उसके बाद एक और दूसरा टर्म आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी क्या होता है? जब मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस होते हैं। इनफर्टिलिटी होता क्या है? जब कोई मेल या फीमेल एबल ना हो चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए, या उनका जो स्पर्म काउंट है बहुत कम है, या फीमेल में ओवरी जो एग का प्रोडक्शन है वो नहीं हो रहा है, एग का प्रोडक्शन, तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। A discussion on the reproductive health is complete without mention of the infertility. अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। A large number of couples all over the world including India are fertile. बहुत सारे, जैसे इंडिया पूरे वर्ल्ड की ना बात करके हम इंडिया की बात करें तो अगर कोई एक सोसाइटी है, मान लो 500 लोगों की सोसाइटी है, तो वहाँ 50 लोग तुमको आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो इनफर्टाइल होंगे, जिनके बच्चे नहीं होंगे। They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. अब क्या होता क्या है, वो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, उनकी चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल कंजेनाइटल डिजीजेज हो सकती हैं, या ड्रग्स गले, या इम्यूनोलॉजिकल हो सकती है, या कोई साइकोलॉजिकल डिजीजेस हो। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, या कोई जेनेटिक बीमारी हो सकती है। ओके, जेनेटिक बीमारी की बात करें तो एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। जब ये हमारा जो 21st क्रोमोसोम होता है उसमें जब ट्राइसोमी हो जाती है, तो ट्राइसोमी से क्या होता है कि जो 46 वाला जो क्रोमोसोम होता है, ये 21st वाला जो क्रोमोसोम होता है, वहां पर एक फीमेल एक एक्स और बढ़ जाता है। एक एक्स बढ़ने से क्या होता है, जो इंडिविजुअल जन्म लेता है या जो प्रोजनी जन्म लेता है, तो उनमें कई सारे ए, ए, मतलब दिक्कत होती हैं, जैसे उसमें से एक इनफर्टिलिटी भी होती है। ओके, उनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत ज़्यादा लेस डेवलप्ड होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले को भी। अगर इंडिया की बात करें तो ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। अगर इंडिया में बात करें, अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो ओनली फीमेल को ही ब्लेम करते हैं कि बस फीमेल में ही दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमें चाहिए का मेल और फीमेल दोनों का चेकअप करवाना चाहिए। जरूरी नहीं कि फीमेल में ही दिक्कत हो, मेल में भी हो सकती है। बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। जरूरी नहीं कि मेल में हो, फीमेल में हो, मेल में भी हो सकती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इन फर्टिलिटी क्लिनिक could help in the diagnosis and corrective treatment of some of these disorder and enable these couples to have a children। तो क्या होगा, इसका समय पे इलाज करवाना चाहिए। इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे जाना चाहिए और वहाँ इलाज करो अपने डिसऑर्डर का अगर मान लीजिए इलाज पॉसिबल है तो हो जाएगा, तो आप बच्चे हो सकते हैं। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनको नहीं हो रहे हैं, या उनका स्पर्म काउंट बहुत कम है, अगर नहीं भी होगा तो बहुत सारी आर्टिफिशियल टेक्निक है, जैसे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ की बात करें, और भी कई सारे, जीएफटी हो गया, जिसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं, उनका यूज आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारी चीज़ें। ओके, हाउएवर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल। अगर करेक्शन नहीं पॉसिबल है, दस
couple could be assisted to have a children through the certain special technique commonly known as ART। अगर करेक्शन नहीं पॉसिबल है तो ART का यूज होता है। आजकल ART बहुत ज़्यादा फेमस है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो असिस्ट करती हैं, जो नहीं कैपेबल हैं मेल एंड फीमेल बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो IVF हो गया, जिफ्ट हो गया, जिस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें, IUT हो गया, तो इनकी हेल्प लेकर प्रोजेनी का प्रोडक्शन करवा सकते हैं या चाइल्ड पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर ART की बात करें तो सबसे पहले बात आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को IVF भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज इन दैट इन द बॉडी। IVF क्या होता है, ये आउटसाइड होता है, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, लेकिन उसको वही कंडीशन दी जाती है जो एम्ब्रियो के अंदर होती है या जो यूट्रस के अंदर होती है। वही जब कंडीशन देते हैं तभी उसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। ET इज वन ऑफ सच मेथड। अगर ET की बात करें तो ये भी क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर करा जा सकता है। पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसे हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल और स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर मेल। अगर मान लीजिए एक कपल है, वो दोनों नहीं प्रोड्यूस करते हैं मेल फीमेल गमीट को, तो वो कोई दो डोनर ढूंढ लें कि एक फीमेल डोनर ढूंढ ले और एक मेल डोनर ढूंढ ले, और उनका स्पर्म एंड ओवा लेकर IVF के थ्रू फर्टिलाइजेशन करवाएं। फर्टिलाइजेशन करवा के फिर एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवा ले अपनी यूट्रस में। ठीक है, वहां पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फिर बेबी डेवलप हो सकता है। फिर अगर ये चीज तो हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, दोनों चीज कलेक्ट कर लिए जाए, मेल एंड फीमेल से कलेक्टेड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म अ जाइगोट अंडर द सिमुलेटेड कंडीशन इन अ लेबोरेटरी। और लेबोरेटरी में क्या है, फर्टिलाइजेशन करवाया गया, इसका करवा लेके जाइगोट बन जाए। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो with up to 8 blastomere could then be transferred into the fallopian tube। उसके बाद क्या होगा, जो 8 ब्लास्टोमेयर की स्टेज जब पहुंच जाएगी तब उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसे हम जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन इट्स फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इनटू द यूट्रस, IUT जिसे कहते हैं। अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा अगर ब्लास्टोमेयर बन गई हैं तो फिर क्या होगा, IUT का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करते हैं कहते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पर जाइगोट सीधे यूट्रस में जाके ट्रांसफर किया जाएगा। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाई इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गमीट विद इन द फीमेल। अब फीमेल के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो, फ्यूजन होगा गमीट का, और वहीं पर उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। और जो नहीं कंसीव कर सकती हैं उसके लिए भी वो डोनर ढूंढे और वो दूसरी फीमेल के अंदर तो मतलब ये करवाएं, IUT करवा लें दूसरी फीमेल के अंदर, और जब बेबी का डेवलपमेंट हो जाए, बेबी का डिलीवरी हो जाए, वो ले सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू अ फैलोपियन ट्यूब, gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce once but can provide suitable environment for the fertilization and further development is another method to attempted। एक और दूसरी टेक्निक होती है जिसे हम गमीट कहते हैं, गमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डोनर फीमेल होती है उससे ओवम को कलेक्ट कर लिया। ऐसी फीमेल जो ओवा नहीं कलेक्ट कर प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो एक डोनर ढूंढ ले, एक डोनर को ढूंढ लिया, उससे ओवा लेकर अपनी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा लिया। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा के एक स्पर्म का, अब स्पर्म जाएगा जब क्वाइटस होगा तब क्या होगा, स्पर्म जाएगा और उससे फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करवा लेगा, है ना। तो जिफ्ट किसके लिए है, ऐसी फीमेल जो ओवा का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। दूसरी टेक्निक होती है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसे ICSI कहते हैं।
ये क्या होता है, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। अब इसमें क्या होगा, जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, तो ये क्या किया जाता है, एम्ब्रियो के अंदर ही ओवा ओवा के अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है स्पर्म का। Infertility cases either due to the inability of the male partner to inseminate the female or due to the very low sperm count in the ejaculates। अब क्या है, स्पर्म काउंट बहुत कम हो मेल का, या जो स्पर्म मान लो बन भी गए तो उसके अंदर मोटिलिटी नहीं, कोई एबिलिटी नहीं है वहां पे जाने के, जिसे हम स्पर्म कैपेसिटेशन कहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या आईसीएसआई का यूज किया जाता है। और इससे इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, जो ज्यादातर आजकल जो कैटल्स हैं उसमें यूज किया जाता है इसका। आर्टिफिशियली होता है ना केटल में। In this technique, the semen collected either from the husband or healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus। IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। जैसे डोनर से क्या ले लिया, सीमन ले लिया, सीमन ले लिया और फीमेल के यूटरस में ट्रांसफर करवा दिया। इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, IUI कहते हैं उसे। ओके। अब वहां पे क्या होगा, ये स्पर्म तो वहां गया, अब ये जाएगा मेल ओवा से जाके फ्यूज करके और जाइगोट बना देगा। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आजकल इनफर्टिलिटी को हेल्प कर रही हैं, जो इनफर्टाइल लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो ये हमारा यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।